गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एवं विद्वान साथियों। आज हम और आप हिंदी व्याकरण में संधि का अर्थ एवं भेद समझेंगे। संधि एक जटिल एवं कठिन समझा जाने वाला टॉपिक है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम लोग इसे बहुत आसानी से सीखेंगे। संधि की वर्तनी को लेकर प्राय बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर संधि की जो वर्तनी है ये अनुसार वाली वर्तनी सही है या हम लोग जो आधान्ना से लिखते हैं वो सही है। आपको किताब और में दिख रहा होगा और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि संधि एक लिखा गया है अनुसार की सहायता से और दूसरी संधि जो हमने लिखी है ना की सहायता से। तो दोनों में कौन सा रूप शुद्ध है, किस रूप को हम लोग शुद्ध माने, तो बिल्कुल आज स्पष्ट हो ले कि संधि का ये दोनों रूप क्या है, शुद्ध है। अर्थात संधि को आप अनुसार के रूप में भी लिख सकते हैं और संधि को आधार ना के रूप में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से संधि लिखने के दो रूप और दोनों रूप सही हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब संधि का विन्यास थोड़ा देख लें कि संधि का जो विन्यास है वो किस प्रकार से इनके वर्णों का विन्यास है। तो देखिए, जो वर्ण विन्यास की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग सा देते हैं और जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं सभी वर्णों में आ होता है। तो हमने क्या किया, आ को निकाल लिया तो सा अ। अब दूसरा आपको ना मिला तो ना चूंकि अर्ध रूप में है इसलिए इसका ना पहले से ही निकल चुका है तो ना। और धा से हम लोग क्या करेंगे, स्वर को निकाल लेंगे और ए। तो इस प्रकार से जो इसका वर्ण विन्यास अगर देखा जाए संधि का तो बिल्कुल सा हलंत से अ, न हलंत, ध हलंत और ए, ये इसका वर्ण विन्यास हुआ। आगे वर्ण विन्यास के बाद हम लोग संधि का विलोम, प्राय बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संधि का विलोम क्या होगा। बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि संधि का विलोम क्या होगा। संधि का विलोम बच्चों सदैव विग्रह होता है, विच्छेद नहीं होता है। हाँ, विच्छेद तब होगा जब उस विकल्प में विग्रह ना हो, यानी कि विग्रह ना होने की कंडीशन में ही आप संधि का विलोम विच्छेद लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप हमेशा संधि का विलोम विग्रह ही लिखेंगे। और अगर विग्रह नहीं है, विच्छेद है, तो आप विच्छेद लिख सकते हैं। आगे अब सब कुछ जानने के बाद हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए उपस्थित हैं, संधि का अर्थ। चलिए संधि के अर्थ को हम लोग देखें तो संधि के अनेक अर्थ हैं। पहला अर्थ आप एक किताब में ही दिख रहे हैं, कई अर्थ दिए हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर कि संधि का अर्थ मेल, मित्रता दो दिया है। और इसके अनेक अर्थ भी हम लोग जानेंगे कि संधि के कौन कौन से और भी अर्थ बनते हैं। देखिए, तो संधि का अगर अर्थ देखा जाए तो इन अर्थों में आपको मिलेगा, एक संधि का अर्थ होता है जोड़, संधि का अर्थ होता है मेल और संधि का अर्थ होता है योग, समझौता, मित्रता। ये सब क्या है, संधि के अर्थ हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इन सभी अर्थ को नहीं, बल्कि संधि का अर्थ हम लोग केवल और केवल किससे लेंगे, जोड़ से, योग से और मेल से। कैसा जोड़, कैसा मेल और कैसा योग, इसी को हम लोग आज की इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, जो जोड़ होगा, जो मेल होगा, योग होगा, किसका होगा, कह रहे वर्णों का योग होगा, वर्णों का योग। अर्थात जो संधि होती है वो क्या है, वर्णों का योग है। अर्थात आप एक परिभाषा देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में दी गई होगी और स्क्रीन पर दिख रही है। वर्णों या इसी को हम लोग कहते हैं ध्वनियों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। किसे अब इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि संधि क्या है, वर्णों का योग। किसका, वर्णों का योग। अब वर्णों का योग से जो परिवर्तन होता है वही संधि है। क्या, जो वर्णों के योग से परिवर्तन हो वही संधि है।
अर्थात आप कह सकते हैं कि वर्णों के योग से होने वाला परिवर्तन ही संधि है। अच्छा, ये संधि का अर्थ आपने जाना, संधि की परिभाषा आपने जानी, तो वर्णों का योग कैसे होता है, किस प्रकार से वर्ण जो है जुड़ेंगे या वर्णों का योग होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, ये दो शब्द दिए गए हैं। संधि कभी भी शब्दों में नहीं होती है। संधि सदैव और सदैव दो वर्णों में होती है। लेकिन दो वर्ण कौन से? कह रहे हैं दो शब्दों के वर्णों में। दो शब्द होंगे और उन दोनों शब्दों के जो वर्ण होंगे उन्हीं वर्णों के बीच में संधि होती है। देखिए, आपको दो शब्द आपको दिख रहे होंगे, देव और आनंद। तो देव और आनंद इन दो शब्दों के वर्णों में होगी। और कैसे? कह रहे पहला वर्ण जो है, पहला शब्द जो है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। कौन वर्ण? लास्ट, जिसे हम लोग कहते हैं अंतिम वर्ण। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। इन्हीं दोनों में संधि होती है। अर्थात जब वर्णों का मेल होता है, वर्णों का योग होता है, वर्णों का जोड़ होता है, वो कहाँ होता है? एक शब्द का, अर्थात पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। ये दोनों वर्ण मिलते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन संधि है। क्लियर? आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देव है और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है। तो देव का क्या आपने लिया? वाह। और इसी वाह में क्या आपको मिल रहा है? आ। और यहाँ का आ। तो आपने देखा कि ये दोनों आ जुड़ रहे हैं। यहाँ का देव का आवड़ और आनंद का आवड़, दोनों वर्ण जुड़ करके क्या हो जा रहे हैं? दीर्घ आ हो रहा है। अर्थात इसका रूप जो है दीर्घ हो गया और बन गया देवानंद। इसी प्रकार से आप पुस्तकालय को भी देख सकते हैं। पुस्तक का आ और आलय का बड़ा आ, तो आ और आ मिलकर के दीर्घा हो गया पुस्तकालय। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रथम शब्द राज का जो आ और ऋषि शब्द का री, तो क्या हो जाता है? दोनों मिलकर हो जाता अर, और अर से हो जाता है राजर्ष। इसी प्रकार आप देख रहे हैं रमेश, रमा, रमा का आ और ईश का ई, तो आ और ई मिलकर के क्या हो गए? ये हो जाते हैं और वो बन जाता है रमेश। क्लियर? तो क्या हुआ? वे जो वर्णों का योग होता है उसी से जो रूप बदलता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। और जो वर्णों का योग होगा वो कहाँ होगा? जो शब्द के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। अब संधि की बात जब यहाँ पे हुई तो संधि जब भी दो वर्ण जुड़ेंगे, अब जब भी ये दो वर्ण आपस में जुड़ेंगे या मेल करेंगे तो तीन रूप आपको देखने को मिल सकता है। पहला रूप ये मिल सकता है कि दो वर्ण जुड़ करके क्या बना ले? एक वर्ण बना लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पुस्तक और आलय। तो पुस्तक में क्या है? आ, और पीछे आलय में आ है। तो आ और मिलकर के, दोनों आ मिलकर के क्या करते हैं? एक बड़ा आ बना लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि। तो ये कहाँ मिलता है कि दो वर्ण मिलकर के एक वर्ण बना लेते हैं? इस प्रकार की दो संधियाँ हैं आपको मिलेंगी। पहला कौन है? दीर्घ संधि में ऐसा होता है, और दूसरा आप वृद्धि संधि में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिलेगा कि दो वर्ण बराबर एक वर्ण, दो बराबर मिल के बराबर एक वर्ण बनाते हैं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि दो वर्ण जुड़े और दोनों वर्ण जुड़ करके कोई तीसरा वर्ण बना ले, ये भी कंडीशन मिलेगी। ये भी मिलेगा तो कहाँ मिल सकता है? आपको मिलेगा तो दो संधि आपकी पुस्तक में है, आपको एक मिल सकती है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? दो वर्ण मिलकर के कोई तीसरा वर्ण बना लेते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दिख रहा है यहाँ पे, रमा और ईश। रमा में क्या है? आ है, ये आ रमा में, और यहाँ पे क्या है? ई है। तो आ और ई दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। इस प्रकार से शब्द बन जाता है रमेश। तो दूसरी कंडीशन क्या हुई कि दो वर्ण मिलकर के तीसरा वर्ण। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि दो वर्ण मिल जाएं और दोनों वर्ण मिलने के बाद एक अपने मूल रूप में रहे और दूसरा परिवर्तित हो जाए, तो उसको भी
हम लोग कहते हैं कि इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मिलता है। और कहाँ मिलता है? ये मिलेगा आपको ईण संधि में। कहाँ पर? ईण संधि में। ईण संधि में क्या है? जैसे आपने देखा होगा, एक शब्द है प्रत्येक। अब इसका देखेंगे, प्रति था और यहाँ पे क्या था? एक था। अब यहाँ की ई अर्थात ई और क्या? ए, दोनों मिलकर क्या हो गए? दोनों में जो ई के स्थान पर क्या हो गया? ए हो गया। और ए अपने मूल रूप में रहा तो ये हो जाता है, और हो जाता है प्रत्येक। अर्थात दो वर्ण मिल करके क्या करते हैं? एक मूल रूप में रहता है और एक का स्वरूप बदल जाता है। तो संधि का कितना रूप आपने देखा? 3 रूप देखा। कौन कौन से? पहला दो वर्ण मिलेंगे तो एक वर्ण बन जाएगा, दूसरा दो वर्ण मिल रहे हैं तीसरा वर्ण बन जा रहा है, और तीसरी कंडीशन में दो वर्ण मिल रहे हैं, एक मूल रूप में है और एक का रूप चेंज हो जाता है। क्लियर? चलिए, अच्छा, इतना कुछ जानने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, अर्थात संधि की समरी थोड़ा सा देख लेंगे कि संधि से अभी तक आपने क्या समझा। देखिए, पहली चीज़, संधि का अर्थ हम लोगों ने सीखा कि संधि का अर्थ जोड़, मेल, योग, है ना, ये। दूसरा आपने क्या देखा कि संधि की परिभाषा देखी। संधि की परिभाषा में आपने क्या देखा कि दो वर्णों के मेल से, कभी शब्द मत करना, दो वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। तीसरा आपने क्या जाना? तीसरा हम लोगों ने ये जाना कि जो योग है, संधि है, ये वर्ण है, इनमें संधि कहाँ पे होती है? संधि सदैव जो दो शब्द हैं, दोनों शब्दों के वर्णों में होती है, शब्दों के वर्णों में होती है। और वर्णों में कौन से वर्ण में होगी? कह रहे हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अच्छा, जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण में संधि होगी और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में संधि होती है, तो इस संधि को हम लोग क्या कहते हैं? इस संधि को हम लोग प्रधान संधि कहते हैं। जैसे ये सब जितनी भी दिख रही हैं, ये सब क्या है? प्रधान संधि है। प्रधान संधि क्यों है? क्योंकि इनमें क्या हो रहा है? पहले का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हो रहा है। दूसरा एक गौण संधि होती है, जिसमें क्या होता है कि अगर संधि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ना हो करके कहीं और हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं गौण संधि। जैसे एक शब्द आपका है राम धन आयन, और इससे क्या बनता है? रामायण बनता है ना। तो यहाँ पर तो क्या हुआ? यहाँ का आ यहाँ का मिलकर के दीर्घ हुआ तो रामायण बना। यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ना के स्थान पे ड़ा हो गया, ये क्या है? यही गौण संधि है। अर्थात रामायण में दो प्रकार की संधियाँ हैं, एक आपकी दीर्घ संधि है, दूसरी गौण संधि वहाँ पर है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग अब संधि से ये भी जानेंगे कि संधि जब होती है तो एक नया शब्द बनता है। जैसे देखिए, दो शब्द मिले तो नया शब्द बन गया, दो शब्द यहाँ पे जुड़ गए, वर्ण जुड़े तो नया शब्द बना, यहाँ पर भी दो वर्ण जुड़े तो नया शब्द बना, दो वर्ण यहाँ पर जुड़े तो नया शब्द बन गया। अगली बात हम लोग देखेंगे कि दो वर्णों से के योग से जो विकार होता है उसी को हम लोग संधि कहेंगे। अगर वर्णों के योग से विकार नहीं होता है तो उसे हम लोग संधि नहीं कहेंगे। पहली चीज ध्यान दीजिएगा, दो वर्ण जुड़े, वर्ण का योग हो और विकार भी हो, विकार माने परिवर्तन हो, बदलाव हो, तभी संधि होगी, और नहीं है तब क्या होगा? बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में परिवर्तन ना हो और बदलाव ना हो, तब क्या होगा? सही क्वेश्चन आपका। तब उसको क्या कहते हैं हम लोग? संयोग कहते हैं। अर्थात वर्णों का संयोग हो रहा, वहाँ पर मेल हो रहा है, उसको संधि हम लोग नहीं कहेंगे। जैसे आपको एक शब्द मिलता है, क्या मिलता है? हमने देखा होगा ना कि एक शब्द आपका है राष्ट्र और दूसरा शब्द है प्रेम, दोनों में आप संधि करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों में मिलकर हो जाता है राष्ट्र प्रेम। ये क्या हुआ? ये वर्ण संयोग है। एक शब्द आपको मिलता है देखने में दीन दशा, दीन धन दशा, और इसका बनता क्या है? दीन दशा। अब दीन दशा है तो क्या इसमें कोई शब्द बदला, कोई रूप चेंज हुआ? नहीं, तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं? वर्ण संयोग है। अगला एक शब्द और ले लीजिए, मिलन धनसार,
तो क्या बन गया? मिलनसार। और मिलनसार क्या है? ये संधि नहीं है बल्कि वर्ण संयोग है। क्या है? वर्ण का संयोग है। कब? जब दो वर्ण मिले और क्या हो? कोई परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण संयोग कहते हैं। चलिए थोड़ा सा चर्चा और करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत कि जब कोई संधि होती है तो संधि आपको योग जो होगा संधि का वो 6 रूपों से होता है योग। आप बिल्कुल इस टॉपिक को ध्यान से देखें क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ संभवतः आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। किस रूप में होता है योग? देखिए, पहली चीज इसको जानने के लिए हम लोग 6 प्रकार से देखेंगे। आप देखेंगे स्वर, फिर स्वर, व्यंजन, व्यंजन। अब देखिए स्वर और स्वर मिल जाएगा तो आपका क्या हो जाता है? स्वर संधि हो जाती है, केवल और केवल स्वर संधि में। स्वर के बाद आपको क्या मिल सकता है? व्यंजन, तो व्यंजन संधि होगी। व्यंजन के बाद आपको स्वर मिल जाएगा तो भी व्यंजन शब्द होगी। और व्यंजन प्लस व्यंजन मिल जाए तो भी क्या होगी? व्यंजन संधि होती है। अगला देखिए आपको मिल सकता है, हो सकता है विसर्ग मिल जाए, और विसर्ग के बाद स्वर भी मिल सकता है, और विसर्ग के बाद व्यंजन भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं? जो संधि होगी, योग होगी, वो 6 प्रकार से हो सकता है। स्वर प्लस स्वर, या स्वर प्लस व्यंजन, या व्यंजन प्लस स्वर, या व्यंजन प्लस व्यंजन, और आपको विसर्ग मिल जाएंगे, विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन। तो अब संधि का भेद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। भेद की बात अगर की जाती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो संधि के भेद हैं, बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है संधि के भेद या प्रकार आप कह सकते हैं। देखिए जो संधि के भेद हैं वो 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगले जो टॉपिक होगी उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, और स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उन्हीं भेदों में से किसी एक भेद पर अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा विस्तृत चर्चा होगी। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने संधि का अर्थ और संधि के भेद के बारे में जाना।